नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। इंडिया न्यूज हरियाणा आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां पर आप घर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, पोस्ट कोविड के दौरान क्या सावधानी बरती जाए, इन सब सवालों के लिए आपने अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2137 पर फोन करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। लगातार आपको बता दें कि एक्टिव जो केस हैं वो घट रहे हैं और नए केस का आंकड़ा हरियाणा में 2000 के पास पहुंच चुका है। मंगलवार को 24 घंटे में 146 केस आए और 20 मौतें हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 99% तक पहुंच चुका है और प्रदेश में अब तक 80 लाख लोगों को टीका लगाया चुका है और 28 जून सुबह 5 बजे तक प्रदेश में लॉकडाउन बरकरार है। तो कोरोना अपडेट कुछ इस तरीके से है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने ओपीडी कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि हमारे दर्शक घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकें और घर बैठे ही उन्हें जो भी उनके सवाल हैं उनके जवाब मिल सकें। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त सोशल मीडिया पर लगातार अफवाहें फैल रही हैं, सोशल मीडिया पर तमाम दावे किए जा रहे हैं, झूठे दावे हैं ये, और इन दावों में कहा जा रहा है कि किन नुस्खों से आप अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं या कुछ नुस्खे बताए जा रहे हैं कि जिनको अपनाकर आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको शुरुआत में बताया कि हर कोविड मरीज की जो दिक्कत है, जो परेशानी है वो अलग है, तो ऐसे में जो उनका इलाज है वो भी अलग होगा। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर यतिन गुप्ता और डॉक्टर रविकांत भूषण जो हैं, जो स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यतिन और रविकांत जी आपका कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर यतिन से। डॉक्टर यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो तरीके से लगातार पोस्ट कोविड देखने को मिला, पोस्ट कोविड के बाद जो भी सिम्टम्स देखने को मिले, पोस्ट कोविड सिम्टम्स इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और लोगों को जो उसकी परेशानी है वो कहीं ना कहीं ऐसे भी देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों को पोस्ट कोविड सिम्टम्स कभी 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही देखने को मिल जाते हैं और कभी कभी महीने या 1.5 महीने का समय भी लग जाता है। तो डॉक्टर यतिन, ऐसा क्यों, महीने या 1.5 महीने का समय भी ऐसा क्यों लगता है? जी, और ये ज्यादातर डिपेंड करता है कि जो भी आपको कोविड के दौरान जो भी आपको दिक्कतें हुई हैं या किसी को साथ में कोई और इलनेस है जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कोई हार्ट डिजीज है, तो उनकी जो भी बीमारी है वो थोड़ी लंबी खींची जाती है। तो हम उसको लॉन्ग कोविड के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1 महीने से 3 महीने तक की उसकी अवधि हो सकती है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत सिम्टम्स रहते हैं जैसे खांसी है, कभी कभी थोड़ा बहुत बुखार आता है, उसमें कोई ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना रूटीन में 3 गार्गल्स ले सकते हैं। कभी बुखार आता है, बुखार अगर 100 से ज्यादा है तो आपको टैबलेट पैरासीटामोल लेने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी कोई घबराने की जरूरत नहीं। मन को स्थिर करने की बहुत जरूरत है क्योंकि हमारे पास पोस्ट कोविड के अंदर डिप्रेशन के साथ ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जो इस दौरान कोविड से होने वाली दिक्कतों में सबसे ऊपर हो गया है क्योंकि उससे होने वाली डिप्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जा रही है। तो जब तक अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, साथ में जो भी होने वाली मामूली जो दिक्कतें हैं कोविड के बाद, जो कोविड से निकल के आ गई है, उनसे उनको 1 महीने से 3 महीने तक कोई ऐसी घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित अपना योग करें, साथ में आगे के लिए जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करें, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजिंग है, और कोविड से निकलने के बाद जैसे सरकार द्वारा निर्धारित 3 महीने की अवधि है, उसके बाद अपना वैक्सीनेशन लें। तो सारी चीज फॉलो करने के बाद ऐसी कोई घबराने की बात नहीं।
बिल्कुल 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 डॉक्टर। डॉक्टर रविकांत का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रविकांत, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे पोस्ट कोविड सिम्टम्स के बारे में, तो डॉक्टर रविकांत आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या पोस्ट कोविड सिम्टम्स हमारे स्किन पर भी कुछ देखने को मिल सकता है? जिस तरीके से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है पोस्ट कोविड के बाद और तमाम तरह की बीमारियां जो है दिखने लगती हैं, और यहाँ तक कि जिस तरीके से इस वक्त ब्लैक फंगस बेहद आम कह सकते हैं क्योंकि लगातार इसके मामले सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या डॉक्टर रविकांत हमारे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती है कोरोना के बाद? ये सबसे बड़ी चीज है, जब इम्यूनिटी कम होती है तो जो भी फंगस है वो आप पे अटैक करेगी, बैक्टीरिया अटैक करेगा। सबसे इसमें हमने देखा है जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर, वो रैशेस लेके आते हैं, वो एलर्जी लेके आ रहे हैं, और उनकी एलर्जी वो जो डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर यतीन ने, वो 3 महीने तक कभी भी बीच में आ सकती है, और उनको एंटी एलर्जी दवाई चलाने के बाद वो ठीक हो जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्टेरॉइड तो अभी बैन है। कोई स्टेरॉइड मेनली तो हम लोग पहले स्टेरॉइड चलाते थे, मगर अब स्टेरॉइड चलाना बिल्कुल बंद कर दिया है, एंटी एलर्जी चलाते हैं। और जो स्पेशली डायबिटिक हैं और उनके ब्लड शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी है, उन लोगों को फंगस, अगर स्किन पे भी फंगस है तो वो अंदर इन्वेड कर जाता है, अंदर बॉडी में चला जाता है, तो सिस्टमेटिक हो जाता है, और वो फिर आपको उसका इलाज दूसरी तरह से करना पड़ता है, पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि पोस्ट कोविड में अपनी स्किन की हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कोई हार्ड सोप नहीं लगाना है, हार्ड आपको ऑयल यूज नहीं करना है, आपको सोप और सोप से ही मॉइस्चराइजर लगाना है, जिससे स्किन रिपेयर रहे और उसमें एलर्जी सबसे कम हो। और खाने में सबसे पहले जो मिर्च और मसाले, तली हुई चीजें हैं, ज्यादा मीठा है, इसको अवॉइड करना है। जी जी जी। डॉक्टर यतीन आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों से एक अपील कि हमारे दर्शक जो हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर कॉल कर अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब डॉक्टर यतीन गुप्ता देंगे, और डॉक्टर रविकांत भूषण हमारे साथ जुड़े हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ, वो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर यतीन आपका रुख करना चाहूंगा और बात डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर। डॉक्टर यतीन, जिस तरीके से इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, और लगातार विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप होने के बाद भी आप पर अटैक कर सकता है और वैक्सीन की जो कारगरता है उसको भी नाकाम कर सकता है। अभिषेक जी, जो भी वेरिएंट आ रहे हैं, जो भी नए ये डिटेक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में क्योंकि हमारे को अभी तक पूरी तरह से इसके बारे में नहीं नॉलेज की ये किस तरह से अटैक करेगा जी, तो आज हमारे पास जो भी एक चीज रह गई है वो ये है कि हमारे को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनी तरफ से यूज करना है। जैसे कि पब्लिक में देखा गया है कि अब सेकंड वेव क्योंकि वो डाउन जा रही है, तो लोग अपना मास्क भी छोड़ गए हैं, सैनिटाइजेशन भी छोड़ गए हैं, वैक्सीनेशन का भी रुख सरकार द्वारा कॉन्स्टेंटली मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं अपनी तरफ से। तो हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन बेस्ट बचता है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएंट आता है, जब तक कि वो अपने पूरे पांव पसारता है, उसमें लोग प्लस जो सरकार द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, हॉस्पिटल्स अपग्रेड किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को फटाफट डेवलप किया जा रहा है, ताकि इस तरह की कोई भी स्थिति होती है उससे निपटने के लिए पूरी कोशिश की जा सके। इसमें पब्लिक की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगातार पिछले 1.5-2 साल से यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप पब्लिक प्लेस के अंदर मास्क को जरूर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। अगर ये चीजें अगर हम ग्राउंड लेवल के ऊपर इंश्योर कर लेते हैं कि ये सब कुछ होता है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएंट आता है, हम उसको जमीनी स्तर पे उससे लड़ाई लड़ी जा सकती। मगर अगर पब्लिक ने इस चीज को फॉलो नहीं किया, तो जितनी बड़ी ये पॉपुलेशन है उतने में किसी भी प्रकार का वेरिएंट कहीं से भी आता है, वो सिर्फ डेल्टा प्लस की बात नहीं है, और भी कोई भी आगे नियर फ्यूचर में आता है, तो उससे लड़ने में हमारे को दिक्कत आ सकती है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा बार बार, जिसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने भी बार बार लोगों को अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और मैक्सिमम वैक्सीनेशन अबव 18 जितने लोग मैक्सिमम करवा सकते हैं वो बिल्कुल जरूर कराइए। यही एक तरीका आज के दिन प्रॉपरली है कि भी जिसमें हम कहते हैं कि बचाव ही सब कुछ है, इलाज की
जरूरत ही ना पड़े अगर हम बचाव प्रॉपरली करवा पाते हैं। जी बिल्कुल 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 ठीक कहा डॉक्टर यतिन गुप्ता आपने। हम भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अपना नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन से घबराएं नहीं, और वैक्सीन को लेकर जो भी भ्रमतियां फैल रही हैं उन पर आप भरोसा ना करें। इसी के साथ अपने दर्शकों से हम अपील करेंगे कि स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके अपने तमाम सवालों के जवाब जो है कोरोना से जुड़े वो आप जान सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत आपका रुख करेंगे। डॉक्टर विक्रांत, जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर बात करें या फंगस को लेकर बात करें, फंगल इन्फेक्शन को लेकर बात करें, डॉक्टर अगर कोई मरीज जिसे पहले से ही फंगल इन्फेक्शन हो, नॉर्मल चर्म रोग उसे हो और वो कोविड की चपेट में आ जाता है, तो डॉक्टर रविकांत उसका कितना प्रतिशत चांस बढ़ जाता है ब्लैक फंगस की चपेट में आने में? जी डॉक्टर रविकांत आपको बताऊं, इससे पहले हमारे दर्शक जुड़ गए हैं बलबीर कौर। बलबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए, आपका सवाल क्या है? सर, मेरे को ना 1.5 महीना पहले बुखार हुआ था कोविड का। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कोविड का इंजेक्शन नहीं लगवाया, क्या मैं अब लगवा सकती हूँ? डॉक्टर यतिन, जवाब दीजिए। हाँ बलबीर जी, ऐसा है कि सरकार द्वारा निर्धारित यही बताया गया है कि जिनको भी कोविड हो चुका है वो उनके अंदर जो भी एंटीबॉडीज बनी हैं वो 3 महीने के आसपास शरीर के अंदर रहती है। तो सरकार द्वारा यही 90 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है। 90 दिन पूरे होने के बाद जब से आप ठीक हुए हैं आप ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं अपने नजदीकी बूथ पर जाकर। जी बलबीर जी, वैक्सीन से आप घबराए नहीं, अपना नंबर आने पर वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में फोन किया और अपना सवाल हमारे समक्ष रखा। डॉक्टर विक्रांत, आपके पास आएंगे। सवाल वही है जिस तरीके से चर्म रोग को लेकर मैंने कहा कि अगर कोई मरीज जिसे पहले से ही कोई चर्म रोग हो, वो ग्रसित हो किसी चर्म रोग से और उसे कोरोना हो जाता है, तो ऐसे में कितने प्रतिशत चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं उसके ब्लैक फंगस की चपेट में आने के? देखिए, अगर अभिषेक जी वो व्यक्ति किसी को मोर्बिडिटी जैसे सबसे ज्यादा डायबिटिक है जी, तो उसके चांसेस 100% हो जाते हैं कि अगर उसने डायबिटीज अपनी कंट्रोल नहीं करी तो वो कोई ना कोई फंगस की चपेट में आ सकता है जी। और दूसरा, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, उनको कोई अगर छोटा सा घाव भी स्किन पे होगा तो वो हील होने में बहुत, इन दोनों पेशेंट्स डायबिटिक और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जी, तो घाव हो चाहे फंगस हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो स्किन से एकदम से अंदर चला जाता है, जो सिस्टमेटिक हो जाता है, और फिर वो नॉर्मल जो हम क्रीम या पाउडर लिखते हैं वो फिर काम नहीं करते, फिर उनको इंजेक्टेबल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनको गोली खिलाई जाती है, फिर वो चीज कंट्रोल होती है जो अंदर शरीर के पहुंच जाती है। और बहुत आसानी से ये आफ्टर कोविड, अगर आप डायबिटिक हैं, आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपको 400-500 डायबिटीज है, आपने चाहे स्टेरॉइड यूज किया है या नहीं किया है, ये शुगर, क्योंकि जो शुगर बढ़ती है, शुगर एक कल्चर मीडिया है, शुगर फंगस के लिए कल्चर मीडिया होता है, वो बहुत जल्दी उसको पकड़ती है। ब्लड में जब आपके शुगर बढ़ा होता है तो वो एकदम से आपके ब्लड को कैच करेगी और वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से कैरी हो जाती है। तो इसलिए ये 2-3 चीजें देखना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है या आप डायबिटिक हैं तो आप अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि फंगस की चपेट में आप बहुत ज्यादा आ सकते हैं। जी 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 डॉक्टर यतिन, आपका रुख करना चाहेंगे। और डॉक्टर यतिन, बात डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर ही करेंगे। जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को कई ज्ञानियों ने, कई विशेषज्ञों ने एक बहरूपिया भी कहा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही जल्दी अपना रंग बदल लेता है और जिस किसी को डेल्टा प्लस वेरिएंट होता है या जो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आता है वो बेहद जल्दी संक्रमित होता है और फेफड़े जो हैं वो जवाब देने लगते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट किस तरीके से अपना रूप बदलता है और इसको बहरूपिया क्यों कहा जा रहा है लगातार? ऐसा अभिषेक जी, जितने भी वेरिएंट आए हैं जी, वो लगातार अपना रूप बदलते हैं, जिनको हम म्यूटेशन बोलते हैं कि भी वो एक बार संक्रमित करते हैं। कुछ पॉपुलेशन में वो किसी प्रकार से अपना रूप दिखाते हैं और कुछ पॉपुलेशन के अंदर वो किसी प्रकार से दिखाते हैं जी। जो बेसिक अटैक का मोड है वो हम लंग्स के ऊपर करते हैं, हार्ट में करते हैं या ब्लड वेसल में करते हैं। इसमें ज्यादातर शरीर की तकरीबन हर चीज अफेक्ट हो जाती है कोविड के अंदर, ये नहीं है कि सिर्फ फेफड़े अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, म्यूटेशन में क्या है कि हर आदमी में, क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर रविकांत ने बताया कि भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, जिसके अंदर हम शुगर भी, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है या गुर्दे से संबंधित कोई समस्या है, किसी को कैंसर है,
इस प्रकार की कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उनके अंदर डेल्टा वेरिएंट है या कोई भी इस तरह है, वो ज्यादा अपनी तीव्रता से आता है और उनके अंदर ऑक्सीजन लेवल है या हार्ट से जो संबंधित हमारे को देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं या ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो उनके अंदर ज्यादा तीव्रता से आता है, नहीं तो जो पॉपुलेशन बिल्कुल स्वस्थ है। तो हर वेरिएंट का अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग एज के अंदर अलग अलग हिसाब से वो अटैक करता है। तो हम इसको एक तरह से नहीं ले सकते कि भी ये वेरिएंट ज्यादा अटैक कर रहा है या दूसरे वाला कम अटैक कर रहा है। जी डॉक्टर यतिन, एक सवाल मेरा आपसे और ये रहेगा, जिस तरीके से हम बहरूपिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसके रूप के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर यतिन आखिर ऐसी क्या वजह रहती है कि जो ये वेरिएंट होते हैं, जो नए नए कोरोना के वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ये अपना रूप किस तरीके से बदलते हैं, और जब अपना रूप बदलते हैं तो ये इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं? ऐसा है अभिषेक जी, वेरिएंट अलग अलग मतलब इतने ज्यादा वेरिएंट आ चुके हैं क्योंकि जो इनका अटैकिंग मोड है वो मैंने आपको जैसे बताया कि ये एस रिसेप्टर्स हम जो बोलते हैं, जहां जहां भी ये शरीर में पाए जाते हैं, जो कि मेनली लंग्स और हार्ट के अंदर हैं या ब्लड वेसल्स के अंदर हैं, ये बेसिकली एस रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं। जी सब तरह के जितने भी वेरिएंट हैं, तीव्रता डिपेंड करती है कि आगे उसकी मनुष्य की इम्यूनिटी कैसी है। डॉक्टर यतिन एक बार माफी चाहूंगा, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं, फिर वापस इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पूछिए आपका सवाल क्या है? डॉक्टर, हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा है, आपसे आपके जो भी सवाल हैं कोरोना से जुड़े उनका जवाब मिलेगा आपको। हेलो जी वासुदेव जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, मैं नई सीमापुरी में रहता हूँ जी, और मैंने पिछले 9 तारीख के लिए ये वैक्सीन की दवा ली थी, तो उसका 3 महीना जुलाई में होने जा रहा है, लेकिन मैंने दिल्ली की उसमें नहीं लगवाई, ये यूपी में शालीमार गार्डन है, वहाँ की डिस्पेंसरी से लगवाई थी। तो क्या मैं उसी डिस्पेंसरी में लगवाऊंगा या दिल्ली में भी लगवा सकता हूँ वैक्सीन? जी डॉक्टर यतिन जवाब दीजिए। हेलो हेलो हाँ, ऐसा है, जो भी आप कोविन पोर्टल के अंदर आप जब भी अपना लॉगिन करेंगे और आपको जहां भी आपके नजदीकी बूथ के ऊपर आपको जहां भी आपके उसके अंदर टाइम मिलेगा, स्लॉट मिलेगा, आप उसके हिसाब से लगवा सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है आपने जिस डिस्पेंसरी में लगवाया है उसी में आपके लगवाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो भी कोविन पोर्टल बनाया गया है वो लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया है। तो जहां भी जो भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके नियर बाई में आप अपना स्लॉट बुक करेंगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि सब ऑनलाइन प्रक्रिया से हो रहा है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप उसी डिस्पेंसरी में आपको जाने की जरूरत है। बिल्कुल 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 डॉक्टर यतिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए और अपना सवाल हमारे समक्ष रखने के लिए। डॉक्टर यतिन, उसी विषय पर आएंगे आपके पास जिस तरीके से हम बात कर रहे थे डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, और तमाम एक बार फिर हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर रविकांत, आपका रुख करना चाहेंगे, और बात जिस तरीके से हम डॉक्टर यतिन से कर रहे थे कि जिस तरीके से लगातार जो वेरिएंट है अपना रूप बदल रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से बार बार हमें बदलता रूप देखने को मिल रहा है वायरस का, तो क्या ये बदलता रूप हमारे स्किन पर भी उतना ही असर करेगा या केवल ये हमारे लंग्स तक ही रह जाएगा? अभिषेक जी देखिए, जब कोई भी वायरस का एक तो नेचुरल एक फिनोमेना है कि वो म्यूटेशन करता है। अब ये म्यूटेशन उसमें कितना ज्यादा होता है, क्योंकि उसका एक ना जीनोम होता है, जीनोमिक कोड होता है, वो उस कोड भी कितनी चेंज कर पाता है, क्योंकि हर इन्फेक्शन में वो चेंज करेगा अपने को, क्योंकि उसको सर्वाइव करना है। और जब वो नेक्स्ट 3-4 बार म्यूटेशन करने के बाद अगर वो उसी पहले व्यक्ति पे को संक्रमित कर ले तो वो उसकी इम्यूनिटी को बाईपास कर जाता है। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि ये म्यूटेशन बड़ा फास्ट कर रहा है, और फास्ट करने के साथ साथ क्या है कि हमारी इम्यूनिटी को एकदम से बाईपास करके फिर से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कई केसेस ऐसे हुए हैं कि एक बार उनको वैक्सीन भी लग गई है और उनको पहला इन्फेक्शन भी हो गया है, फिर भी वो री इन्फेक्ट हुए हैं। तो म्यूटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि वो उस म्यूटेशन को हमारी बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती है और वो फिर फर्दर एकदम से अटैक करना शुरू कर देता है। और ये जो डेल्टा प्लस की जो बात हो रही है, इसने अपने स्पाइक चेंज कर लिए हैं, ये लंग्स में ज्यादा अटैच होता है, इसके इन्फेक्टिव रेट उससे बहुत ज्यादा है
और ये हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो नॉर्मली यूज होते थे उनको भी बाईपास कर जाता है। तो ये आने वाले समय में हमें बड़ा सचेत रहना है। जैसे डॉक्टर यतीन ने बोला है कि हम लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बहुत ज्यादा ध्यान में देना है और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है। क्योंकि इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जो हम वैक्सीन और इम्यूनिटी उसी से इसको फाइट कर सकते हैं। और ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर 3-4 चीजें हैं जो बड़ी कॉमन और सिंपल हैं। लोग थोड़ा अब इस चीज को कम मानने लगे हैं। एकदम से लोग अनलॉकिंग जैसे हुई है, लोगों ने फिर गैदरिंग शुरू कर दी है, वो मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो वो चीज आने वाले समय में हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ा कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे दर्शक वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। वीरेंद्र जी पूछिए, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सभी टीम को। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है, जो हमने पहले ऑलरेडी ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगवाए हैं, उससे वो काम करेंगे इसमें? जी रविकांत जी जवाब दीजिए। डेल्टा प्लस के लिए। हाँ अभिषेक जी, देखिए इसमें डेल्टा प्लस जो आया है अभी इसने इतना अपना जीनोमिक इतना चेंज कर दिया है, अपनी स्ट्रक्चर इतनी चेंज कर दी है, तो यह अभी कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। मगर हाँ, वो जो पुराने वेरिएंट के लिए हमने वैक्सीन बनाई थी वो उसका इफेक्ट थोड़ा इतना अच्छा नहीं होगा इस डेल्टा प्लस पे। 10 से 30% वो कम काम करेगी। ये डाटा अभी एम्स में ये अभी स्टडी हुई है, मगर बहुत कम मरीजों पे हुई है, वो सिर्फ 36 पेशेंट्स पे हुई है। तो अभी ये कहना वो मतलब प्रीमेच्योर होगा। मगर हाँ, वायरस जब बहुत ज्यादा अपने पूरा ही रूप बदल देगा तो आप वो वैक्सीन तो हमने डिफरेंट वायरस के लिए बनाई थी, तो पूरा ही रूप चेंज करके आ जाएगा, तो वो वैक्सीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपकी अपनी नेचुरल इम्यूनिटी उसको फाइट कर जाएगी, उसको जवाब देगी वायरस को, मगर वो वैक्सीन फिर थोड़ी सी ढीली पड़ जाती। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमारे समक्ष रखने के लिए। डॉक्टर यतीन गुप्ता जी आपका रुख करेंगे और बात जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर हो रही है, और या यूं कहें कि पूरे देश में इस वक्त डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और लगातार जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात कही कि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि वैक्सीन तक डेल्टा प्लस वेरिएंट पर फेल हो जाएगी। तो डॉक्टर यतीन गुप्ता आपसे जानना चाहेंगे कि आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कुछ कहता है कि अगर जिस तरीके से मैंने वैक्सीन का पहला डोज अगर लगवा रखा है तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो मेरे ऊपर ज्यादा घातक असर डालेगा? अभिषेक जी, जो डॉक्टर रविकांत ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में आपको बात बताई है जी कि ये अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, मगर जितना भी अभी तक हमारे सामने डेटा आया है उसमें यही प्रतीत होता है कि हो सकता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए पूरी तरह से ना हमारे को प्रोटेक्शन दे पाए। मगर हमारे पास या आम जनता के पास इस चीज में ज्यादा दिमाग लगाने से बेहतर ये है कि सरकार द्वारा जो भी चीजें निर्धारित की गई हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, चाहे वो मास्क लगाने की बात है, या जो भी वैक्सीनेशन जिस भी वेरिएंट के लिए तैयार की गई है, हम उसको सबसे पहले यूज करें। हमारे पास इसके अलावा इससे बढ़िया इस टाइम पे कुछ भी नहीं। तो बेटर हमारे को यही है कि हम इस टाइम पे इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम ये चीजें अभी भी ध्यान रखें। बिल्कुल 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 यतीन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो वहीं से बीच हमारे दर्शक नरेंद्र चहल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी मिसेज को 20 दिन पहले टाइफाइड हुआ था, जो अभी ठीक है, और वैक्सीन कब तक लगवा सकते हैं? जी रविकांत जी जवाब दीजिए। अभिषेक जी, वो वैक्सीन आप ठीक होने के बाद लगवा सकते हैं, कोई उसमें उसका कंट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, और वैक्सीन पूरी सेफ है, लगा सकते हैं वो वैक्सीन। जी नरेंद्र जी, आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर रविकांत जी ने आपका सवाल का जवाब दिया कि वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है, वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। और लगातार इंडिया न्यूज़ भी अपने दर्शकों से लगातार ये अपील कर रहा है कि अपना नंबर आने पर आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका फोन करने के लिए और अपना सवाल हमारे समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर दूसरी लहर का कहर भले ही कम हुआ हो, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो सावधानियां हैं वो हमें बरतने की आवश्यकता है। जिस तरीके से लगातार डॉक्टर यतीन कह रही हैं और डॉक्टर रविकांत भी कह रहे हैं कि सावधानियां हमें अभी भी बरतनी होंगी और मास्क का उपयोग, हाथ धोना और सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। और
आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप कॉल करें और जो भी आपके सवाल हैं, चाहे वैक्सीन से जुड़ा सवाल हो, चाहे कोरोना से जुड़ा सवाल हो, नए वेरिएंट से जुड़ा सवाल हो, आप उन सवालों के जवाब पा सकते हैं हमारे इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। डॉक्टर रविकांत जी, आपका रुख करना चाहेंगे और बात वैक्सीनेशन को लेकर करेंगे। जिस तरीके से वैक्सीनेशन को इस वक्त अगर बात करें तो बूस्टअप दे दिया गया है पूरे देश में, और वहीं डॉक्टर रविकांत आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई स्किन रोगी है या किसी को चर्म तो इसी बीच हमारे दर्शक ओम सिंह अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ओम सिंह जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है? डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मेरा सवाल है कि मेरी मम्मी जी को इंजेक्शन लग गई है, लेकिन उनको कोई बुखार कुछ नहीं है, मतलब जैसे लगता है। जी यतिन जी, जवाब दीजिए। आवाज मिल रही है आपको? तो हमारे दर्शक जो हैं उनका संपर्क हमसे टूट गया है। लेकिन डॉक्टर रविकांत, जिस तरीके से मैं आपके पास आया था, सवाल मैं आपसे कर रहा था कि अगर कोई चर्म रोगी है और मान के चलिए जिस तरीके से हमारे हाथों पर वैक्सीन लगती है और वहां पर उसे कोई चर्म रोग हो, तो क्या उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, या उसे इंतजार करना चाहिए कि उसका जो चर्म रोग है वो ठीक हो, वो स्वस्थ हो, इसके बाद वो वैक्सीन लगवाए? जी रविकांत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो तकनीकी खामी के कारण डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश करे, लेकिन आपको हम बता दें कि आप लगातार सामाजिक दूरी का पालन करें, लगातार समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और मास्क का उपयोग हमें अभी भी करना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है, लगातार वैक्सीनेशन जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो लापरवाही बरतने लगी है। हमें लापरवाह नहीं होना है। ये वो समय है, ये वो क्रिटिकल समय है जिस समय हमें सावधानियों को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी लहर हमने देखी, दूसरी लहर में हमने अपनों को खोया, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हमने चरमराते हुए देखा, बेड्स की कमी देखी हमने, ऑक्सीजन की कमी देखी हमने, और तड़प तड़प कर लोगों को मरते हुए देखा हमने। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, तो इसके लिए आपको और हमें एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और आगे बढ़ना होगा और तीसरी लहर को आने से रोकना होगा। तो वहीं डॉक्टर यतिन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर यतिन, आपका रुख करना चाहेंगे और बात वैक्सीनेशन को लेकर करना चाहेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर यतिन इस वक्त तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल ऐसे ही आ रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पर भी इस तरीके के सवाल घूम रहे हैं कि अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को है तो वैक्सीन ना लगवाए। जिस तरीके से हमने शुरुआत में भी बात कही कि अफवाहों पर ध्यान न दे, सोशल मीडिया पर कही गई बातों का ध्यान न दे, लेकिन डॉक्टर लगातार ये सवाल घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? ऐसा है अभिषेक जी, वैक्सीनेशन के बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। दूसरा ये है कि ऐसी कोई मेजर इवेंट वैक्सीनेशन के साथ नहीं जुड़े हुए जी। और जो सेकंड वेव के दौरान हम जितने भी पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है उसमें ये डेटा बिल्कुल क्लियर सामने आ रहा है कि जिन भी लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी थी उनको बीमारी की सिविरिटी कम हुई, और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवा रखी थी उन लोगों को जितनी भी उसकी तीव्रता थी बीमारी की, उनको ज्यादा से गुजरना पड़ा। तो अगर हम टोटल देखते हैं कि वैक्सीनेशन का फायदा क्या है और उसके साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि उसके फायदे उसके साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा ऊपर जी। तो दिमाग में अच्छा नुकसान में भी कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कोई जनरल थोड़ी बहुत रिएक्शंस हैं या कोई फीवर है, 2-3 दिन फीवर रहा है या और कोई इससे ज्यादा नहीं है, और जो उसका फायदा है वो कई गुना ज्यादा है उसकी कोई किसी भी प्रकार के नुकसान। जी। तो
जी जी डॉक्टर यतीन, जिस तरीके से बात नुकसान की अगर हो रही है, अगर नुकसानों को लेकर बात की जाए, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि अगर कोई गंभीर रूप से बीमार है, अगर वो वैक्सीन लगवाता है तो क्या कुछ होता है, तो डॉक्टर कोई गंभीर रूप से बीमार है तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोई दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है उसके शरीर पर वैक्सीन का? या पेशेंट को वो बुखार है जी, तब तो वो जब तक बुखार उसका ठीक नहीं होता तो हम नहीं उसको लगाने के लिए कहते, क्योंकि जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता। जहां तक की बात किसी प्रकार की बीमारी की है तो कोई ऐसी कोई बीमारी और उसके हिसाब से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है तो उसके अंदर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, क्योंकि हमने कोई डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट को हमने नहीं वैक्सीन लगवानी है। तो आप प्रॉपर उसके अंदर अगर किसी को भी बुखार आ रहा है तो हम इस बात के लिए हम उसको रोकते हैं कि बुखार आने पर आप पहले अपना कोविड आरटी-पीसीआर टेस्ट कराइए। आप देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप पहले से कोविड से संक्रमित हैं और आप अपना इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इस प्रकार की बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैल जाती हैं, क्योंकि मरीज ऑलरेडी संक्रमित होता है और वो आके इंजेक्शन लगवा लेता है और उससे आगे उसको साइड इफेक्ट होते हैं या बीमारी हो जाती है और वो ये सोचता है कि मुझे वैक्सीनेशन लगाने से कोविड हो गया। बिल्कुल 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 डॉक्टर यतीन, तो इसी बीच अपने दर्शकों से हम एक बार फिर से अपील करना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर वो फ़ोन करके अपने जो सवाल हैं उनके जवाब जान सकते हैं। तो आपको बता दें कि लगातार तमाम अफवाहें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना को लेकर, या बीमार पड़ते हैं तो इसको लेकर, और तमाम नुस्खे भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और उनमें बताया जा रहा है कि इन चीज़ों का सेवन करने से आप ठीक हो सकते हैं। हम एक बार को मान लेते हैं कि उन चीज़ों का सेवन करने से आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरी परामर्श भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टरों की सलाह बेहद ज़रूरी है। घरेलू उपचार अपनी जगह, लेकिन अगर आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, खासकर इस कोरोना काल में, तो आप डॉक्टर की सलाह अवश्य लें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ में देरी कर सकते हैं, अगर आप डॉक्टरी सलाह में देरी कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव आप पर और आपके परिवार पर पड़ेगा। और अगर आप गलती से भी संक्रमित निकलते हैं तो संक्रमण की एक लंबी चेन बन सकती है। आप, आपका परिवार और आपके समाज के लोग जो हैं वो आपकी वजह से संक्रमित हो सकते हैं। तो ऐसे में ये आपका हमारा दायित्व बनता है कि अगर हम थोड़ा बहुत भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो हम डॉक्टरी सलाह लें, अपने आप को एक अलग कमरे में आइसोलेट कर लें। जी, तो वहीं रुक कर लेते हैं डॉक्टर रविकांत जी का। डॉक्टर रविकांत जी, जिस तरीके से हमने सवाल किया था आपसे कि अगर कोई चर्म रोगी है, किसी को चर्म रोग हो रखा है उसके हाथ पर, तो क्या उसे उस दौरान वैक्सीन लेनी चाहिए या उसे इंतजार करना चाहिए कि जो भी उसे चर्म रोग हो रखा है वो ठीक हो जाए पहले, फिर बाद में वैक्सीन लगवाए? देखिए अभिषेक जी, अगर व्यक्ति को चर्म रोग बहुत ज्यादा है, जैसे एक चर्म रोग होता है जिसको कहते हैं सोराइसिस, अगर सोराइसिस आपकी पूरी बॉडी में है तो आप थोड़ा सा उसको रोक जाएं, पहले उसका ट्रीटमेंट करा लें, फिर उसके बाद में जब वो कंट्रोल हो जाए फिर आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। क्योंकि वो जो सोराइसिस है अगर पूरे शरीर में है तो वो खुद ऑटो इम्यून है, वो इम्यूनिटी आपकी डाउन कर देगी वैक्सीनेशन के समय, और वो वैक्सीन की भी इम्यूनिटी आपकी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आपको अगर आपको एक पैच है सोराइसिस का थोड़ा सा सर में, क्योंकि सर में होता है और बॉडी पे भी होता है, एक पैच है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। मगर पूरे अगर आपके शरीर पे है या मोर देन 60% शरीर पे है तो वैक्सीन को थोड़ा अवॉइड करें, अभी पहले उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर करा लें, उसके बाद वैक्सीन लें। यही एलर्जी का है। अगर आपको एलर्जी फ्रिक्वेंट हो रही है, 2 साल से हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियर है और दवाई लेने पे भी कंट्रोल नहीं होती है, तो थोड़ा सा वैक्सीन का आप वेट कर सकते हैं। पहले अपने प्रॉपर, क्योंकि इस समय क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी बॉडी में एक्टिव रहते हैं और जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो वही प्रोसेस उसमें भी होती है, तो वैक्सीन का जो है इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी चर्म रोग जो आपको मोर देन 60% बॉडी से ज्यादा, यही चीज फंगस पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको बहुत ज्यादा फंगस हो रहा है तो पहले फंगस का ट्रीटमेंट करें, उसके बाद वैक्सीनेशन लें। जी 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 डॉक्टर यतीन, आपका रुख करना चाहेंगे, और सवाल जो है वैक्सीनेशन से ही जुड़ा हुआ है। जो तरीके से इस वक्त वैक्सीनेशन ड्राइव जोरों शोरों पर चल रही है, तो डॉक्टर यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सवाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है। कई लोगों ने सवाल किया, वैसे सवाल बहुत ही बेसिक है कि अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो
उसे वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए? हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर उससे कोरोना हो जाता है तो उसे वैक्सीन क्यों नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि तमाम लोगों का ये मानना है कि अगर उन्हें कोरोना हुआ है तो अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो उनकी एंटीबॉडी डेवलप जल्दी होगी और वो हो सकता है कि कोरोना से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। ऐसा है जी अभिषेक जी, कोविशील्ड के अंदर और कोवैक्सीन के अंदर, दोनों के अंदर हमने अलग अलग तरह से वैक्सीनेशन को डेवलप किया है जी। जब हमारे किसी भी मनुष्य को कोरोना होता है तो उसके बाद कोरोना से उसके अंदर एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद एक कुछ निश्चित समय तक वो आपके शरीर को किसी प्रकार की भविष्य में होने वाली किसी भी इंफेक्शन से, कोरोना से वो प्रोटेक्ट करता है जी। तो उसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जो भी स्टडी की गई है उसमें ये पाया गया है कि एक बार कोविड से आप जब भी रिकवर होते हैं उसके 90 दिन तक जो भी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उस दौरान जब से आपने कोविड के लिए लड़ाई लड़ी है, और उसके 90 दिन के बाद आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको जो ड्यूरेशन मिलेगी इम्यूनिटी की लड़ने के लिए वो ज्यादा होगी। तो कोविड होने के बाद या कोविड के दौरान वैक्सीनेशन लगवाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये आपको इम्यूनिटी उस प्रकार की नहीं दे रही है, और किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी लेने के लिए आपको 90 दिन का इंतजार करना है आगे लड़ाई लड़ने के लिए किसी प्रकार के और वेरिएंट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर यतीन। डॉक्टर रविकांत, आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक अपील हमारे दर्शकों से कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप कॉल करें और कोरोना से जुड़े, वैक्सीन से जुड़े और चर्म रोग से जुड़े जो भी आपके तमाम सवाल हैं उन सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। डॉक्टर रविकांत जी, आपका रुख करना चाहेंगे, और बात जिस तरीके से ब्लैक फंगस को अगर लेकर करें तो लगातार ब्लैक फंगस के मामले पूरे देश में बढ़ने लगे हैं। तो डॉक्टर रविकांत, जिस तरीके से ब्लैक फंगस लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत में पहले से ही था, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर का कहर भारत में देखने को मिला तो उसके बाद जो ब्लैक फंगस का कहर है वो ज्यादा देखने को मिला। तो डॉक्टर, ऐसा क्यों? दूसरी लहर में ही ब्लैक फंगस का कहर ज्यादा देखने को क्यों मिला? जब ब्लैक फंगस भारत में पहले से ही मौजूद है तो उस वक्त ब्लैक फंगस का नाम अगर मैं कहूं तो मैंने खुद ब्लैक फंगस का नाम पहले नहीं सुना था, लेकिन जब दूसरी लहर का कहर देखने को मिला तो देखने को मिला। तो डॉक्टर रविकांत, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच हमारे दर्शक अमृत जुड़ गए, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। अमृत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? मुझे ये पूछना है कि इन केस अगर कोई वैक्सीन लगवाता है जी, कोई लेडी अगर वो प्रेग्नेंट होती है वैक्सीन लगवाने के बाद या तुरंत बाद या 1-2 दिन या विदिन वीक, तो उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा उसका? और चूंकि सेकंड डोज है वो आफ्टर 1 मंथ लेनी होगी, तो वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो सेकंड डोज ले सकते हैं जी, या जी, उसका कैसे? जी अमृत जी। डॉक्टर यतीन जी, जवाब दीजिए। ऐसा है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो उसके अंदर कोई बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगने के बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनती है। इनफैक्ट कोई आने वाले संतान के लिए भी वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा से बच्चे के अंदर भी जाएगी, तो इस प्रकार का कोई नुकसान लगने के बाद नहीं है। हाँ, इस तरह की कोई स्टडी मेरे संज्ञान में नहीं है कि भी कोई वैक्सीनेशन के बाद प्रेग्नेंट होता है और उसके बाद उसकी सेकंड वैक्सीनेशन डोज का क्या वो रहेगा, ये कोई मेरे संज्ञान में नहीं है। जी अमृत जी, वैसे तो वैक्सीन से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर यतीन ने कहा कि कोई स्टडी जो है उनके समक्ष नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल हमारे समक्ष रखने के लिए। डॉक्टर रविकांत जी, आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से हमने सवाल किया ब्लैक फंगस को लेकर, दूसरी लहर को लेकर। हाँ, देखिए अभिषेक जी, हुआ ये था, जो पहली लहर आई थी उसमें क्या हम लोगों के पास ज्यादा स्टडीज नहीं थी, हम इस वायरस को धीरे धीरे पढ़ रहे थे और लोगों के मन में भय बहुत था, डर था, तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से अपना रहे थे। अब जब अनलॉकिंग हुई तो धीरे धीरे इस वायरस को भी 1 साल के आसपास, अब तो 15 महीने हो गए, इसने म्यूटेशन कर करके अपने को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि हमारी इम्यूनिटी को बाईपास करने लगा। सेकेंड लहर में जैसे ही हमें थोड़ी और स्टडी हुई और लोगों का अनलॉकिंग शुरू होने के बाद दूसरी लहर आई, तो लोगों को समझ में नहीं आया अब कि इसमें करना क्या है। अब सबसे पहले ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हुई। देखिए, फंगस क्या है? फंगस बैक्टीरिया, ये हमारे इन्वायरमेंट में है,
अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये फंगस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना। और जब दूसरी लहर आई तो स्टेरॉइड का मिसयूज हुआ और बहुत सारी चीजें मिसयूज हुई, तो उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन चली गई और ये ब्लैक फंगस ने हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। व्हाइट फंगस भी आई, येलो फंगस भी आई। तो धीरे धीरे फंगस क्या है, देखिए फंगस सिर्फ आपके एयर में भी है, आपके वाटर में भी है, आपके मिट्टी में भी है, सब जगह फंगस होती है। मगर जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी तभी वो फंगस आप पे अटैक करेगा, नहीं तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, आपके बॉडी सरफेस पे आएगा और वो बॉडी उसको किल कर देगी या उसको एंट्री नहीं करने देगी। मगर सेकंड वेव में हुआ क्या कि लोगों की इम्यूनिटी इतनी कम हो गई, मिसयूज हुआ स्टेरॉइड का, उसने और इम्यूनिटी कम कर दी, लोगों की कोमोर्बिडिटी और बढ़ी, बीपी बढ़ा, शुगर बढ़ी, उसकी वजह से इस फंगस को और कल्चर मीडिया मिल गया। देखिए कोई भी जीवाणु या विषाणु तभी ग्रोथ करता है जब उसको अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट मिलता है, पूरा उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी, उसको पूरी टेम्परेचर मिलेगी, उसको खाने के लिए पूरा जो है कल्चर मीडिया मिलेगा, वो तभी डेवलप करता है। और ये सारी चीजें दूसरी लहर में बहुत ज्यादा हुई हैं जी, बेसिकली स्टेरॉइड के मिसयूज से। अब तीसरी लहर में अब जैसे आपने सुना होगा कि बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, ऐसा तो नहीं है, मगर हाँ अगर तीसरी लहर आती है तो ये शायद दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक हो, मगर हम लोग उसके लिए तैयार भी हैं, हमने हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, मगर थोड़ा पब्लिक को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लोग थोड़े डरें, डर अब बहुत कम हो गया है लोगों के बीच में, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और वो ही हमारे तीसरी लहर का कारण बनेगा। जी जी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है आपने, लोगों में डर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इसी बीच हमारे दर्शक सुल्तान सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुल्तान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल क्या है। जी सुल्तान जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है हमारे दर्शक का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन डॉक्टर यतिन आपका रुख करना चाहेंगे। और जिस तरीके से डॉक्टर रविकांत ने एस्ट्रॉइड का जिक्र किया है, अगर बात एस्ट्रॉइड को लेकर करें तो डॉक्टर यतिन, एस्ट्रॉइड अगर मुझे तो खैर मेडिकल को लेकर उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि एस्ट्रॉइड एक मिनट डॉक्टर, हमारे दर्शक जो है फिर से हमारे साथ जुड़ गए, आपका रुख मैं करता हूं। सुल्तान जी पूछिए, आपका जवाब सवाल क्या है? जी सुल्तान जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ सर, मेरी आपकी आवाज। जी 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 पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लिया मैडम को ना, जैसे दांत वगैरह हैं और मतलब फुंसियां वगैरह निकलते हैं, ये कोई फंगल इन्फेक्शन है या इसके में वैक्सीन लगवाना ठीक है या नहीं है? जी रविकांत जी जवाब दीजिए। हाँ भी अभिषेक जी, ये लगवा सकते हैं कोई। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर बहुत ज्यादा दाद है, ये आपका मोर देन 60% बॉडी कवर आपके पूरे दोनों टांगों पर हैं, दोनों हाथों पर हैं, आपके पीठ पर हैं, आपकी छाती पर दाद हैं, तो फिर थोड़ा उसको वैक्सीन को डिले करिए 1-2 वीक और पहले अपने फंगस का इलाज करके फिर आप वैक्सीन लगा सकते हैं। जी जी, क्योंकि फंगस ऑलरेडी इम्यूनिटी को हमारे इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल, और जिस समय आप वैक्सीन लगा रहे हैं आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपको कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट फिर उसकी इम्यूनिटी रहती है वैक्सीन की। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुल्तान सिंह जी, आपने सुना जिस तरीके से डॉक्टर रविकांत भूषण जी ने कहा कि आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और वैक्सीन तमाम जो दर्शक हैं वो भी लगवा सकते हैं। तो इसी बीच हमारी दर्शक मुस्कान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। मुस्कान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल क्या, आप क्या जानना चाहती हैं? मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहती हूँ, मेरे फादर हैं, उनकी एज 53 है और उनको थोड़ी स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है उनको 6 से 7 सालों से उनको है, लगभग 7-8 सालों से उनको सोराइसिस है और उनको शुगर भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं, कोई साइड इफेक्ट है या कुछ नुकसान है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं उनको? डॉक्टर रविकांत जी जवाब दीजिए। हाँ अभिषेक जी, वो मैंने पहले भी बताया, अगर सोराइसिस बहुत ज्यादा है तो थोड़ा पहले सोराइसिस का इलाज कराएं, क्योंकि सोराइसिस इटसेल्फ ऑटो इम्यून है और वो वैक्सीन की इम्यूनिटी से थोड़ा सा कंपटीशन कर सकती है। अगर 1-2 पैच है, बहुत पुराना है, थोड़ा सा सर में ही एक पैच है, कई बार शरीर पे एक पैच होता है, तो फिर वो वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर ज्यादा है तो फिर रुकेंगे, 60% से ज्यादा बॉडी स्किन को अगर कवर किया हुआ है तो रुक जाएंगे, नहीं तो लगवा लेंगे। कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। तो इसी बीच हमारे दर्शक सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील जी, बेहद आपका स्वागत है इंडियन न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल क्या, आप क्या जानना चाहते हैं?
मैं ये जानना चाहता हूँ सर, मेरे को कोरोना हुआ था 2.5 महीने पहले। जी हेलो जी सुनील जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बताइए आप। हाँ, मेरे को कोरोना हुआ था 2.5 महीने पहले में, और ऑक्सीजन पे रहा था 10 दिन। जी तो पहली मैंने डोज लगवा ली थी जी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ दूसरी डोज का नंबर है, वो लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए? जी डॉक्टर यतीन जी जवाब दीजिए। ऐसा है, अब आप जैसे ही आपके ये 3 महीने पूरे होते हैं आप अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, जिस तरीके से डॉक्टर यतीन ने कहा कि 3 महीने पूरे होने के बाद आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं, लेकिन अभी आपको 3 महीने होने का इंतजार करना पड़ेगा। 3 महीने बाद आप अपनी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। वैक्सीन आपके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना सवाल जो है हमारे समक्ष रखने के लिए। तो डॉक्टर यतीन जी, डॉक्टर विकांत जी, आप दोनों लोगों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इंडिया न्यूज़ को दिया आपने अपना कीमती समय और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ इंडिया न्यूज़ भी हमारे तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप बेवजह अपने घरों से ना निकलें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और मास्क का उपयोग जरूर करें और सामाजिक दूरी का पालन करें, क्योंकि आप और हम मिलकर ही कोरोना से लड़ेंगे और तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। धन्यवाद।